एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले हम लोग टोटल जो है वो 9 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 10 है, जिसमें हम लोग भोजन और उसके अवयव यानी फूड एंड इट्स कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मेरे कंप्लीट नोट्स होते हैं, इसको मैं एनसीईआरटी एंड आरबीएसई को इंक्लूड करते हुए बनाती हूँ। लेकिन ये जो टॉपिक अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये स्पेशली इसको नोट्स को बनाने का जो सोर्स है वो एनसीईआरटी की क्लास 6 है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ओनली 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है। लेकिन इस टॉपिक में से जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, और भी जब मैंने क्वेश्चंस देखे, तो काफी सारे क्वेश्चंस और काफी डेप्थ में चीजें हम लोगों को देखने को मिली। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने जो है वो कुछ अदर बुक्स का भी यूज किया है। तो इसका जो सोर्स है वो एक तो आप लोगों की 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, और उसके साथ में कुछ अदर बुक्स जैसे आरबीएसई वगैरह हो जाती है वो, और कुछ हाई लेवल जैसे 11th-12th की बुक्स हो जाती है एनसीईआरटी आरबीएसई। लेकिन सोर्स जो है वो हमारा एनसीईआरटी की बुक ही है। स्टार्ट करते हैं। भोजन क्या होता है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जिसको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत या रिपेयर करने के लिए करता है। यानी कि भोजन जो होता है वो हर एक मनुष्य के लिए पोषक पदार्थ होता है, जो उसकी वृद्धि और ऊतकों को रिपेयर करने के लिए यूज आता है। भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? भोजन के अवयव मुख्य कौन कौन से है? तो पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, वसा जिसको हम लोग फैट भी बोलते हैं, खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट्स, फिर आता है विटामिन्स, फिर आता है वाटर। अब देख लेते हैं भोजन के अवयव का कार्य करने के आधार पर, यानी कि ये जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो काम करने के आधार पर इनको जो है वो क्लासिफाई किया गया है। जैसे शरीर का निर्माण करने वाले तो प्रोटीन, खनिज लवण, जल। यानी कि जो प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, ये तीनों शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देते हैं? तो एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक वसा और प्रोटीन। सर्वाधिक एनर्जी वसा से मिलती है, सेकंड नंबर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद में आता है सुरक्षा, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो पहला आता है विटामिन, फिर खनिज लवण, प्रोटीन और जल। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग डिटेल देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, यानी एनर्जी गिविंग होते हैं। ये कार्बन, सी, हाइड्रोजन, एच व ऑक्सीजन, ओ के बने हुए होते हैं। ग्लूकोज भी एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। अब देखिए यहाँ पर है, हम लोगों ने जैसा कि देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है उससे हम लोगों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन मैंने अभी बताया कि वसा से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन वसा से जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा मिलती है। यहाँ पर मैंने इसका एरो बनाया है, इसका मतलब ये है कि वसा से ऊर्जा ज्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में भी ऊर्जा होती है, लेकिन वसा के कंपैरिजन में कम होती है। आगे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त मिलती है। यानी कि मान लीजिए हम जो है वो कोई भी चीज है जिसमें वसा है और एक में कार्बोहाइड्रेट है, वो बराबर बराबर मात्रा में खा रहे हैं। जैसे कोई फ्रूट हो गया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी है, मान लीजिए वो उसके हमने 5 पीस लिए, उसके भी हमने 5 पीस लिए। लेकिन ऐसी चीज जिसमें फैट ज्यादा है तो उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, राइट। समान मात्रा में ही, समान मात्रा की अगर हम लोग कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वसा से हम लोगों को ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसीलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ऊर्जा देने वाले भोजन पदार्थ भी बोलते हैं। अब आता है कार्बोहाइड्रेट में, चावल में कार्बोहाइड्रेट दूसरे पोषकों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। यानी सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? तो वो होता है चावल में। चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जो चीज है ना, जो नोट वाली, ये तो एग्जैक्ट आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक्स में छपी हुई है। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट होता किस किस में है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, ये जो ड्राइंग है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से उठाई गई है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। ये नाम आप लोगों को याद रखने होंगे। उसके बाद में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो विटामिन सी का निर्माण करता है, वह न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट।
1 किलो कैलोरी क्या होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ा सके। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों की रीट 2017 में पूछा गया है। कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि भाई ऐसी चीजें थोड़ी पूछी जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आप लोगों के 2017 रीट एग्जाम में पूछा गया है कि 1 किलो कैलोरी जो होती है उसमें कितने किलो जूल एनर्जी होती है? तो 4.2, कई बार 4.99 भी देते हैं, या 4 जो है वो 1999 नहीं, 4.19 भी देते हैं। 19 का मतलब 2 ही होता है, तो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट 2 ही लिखा है। 1 किलो जूल यानी कि 1 अपॉन में 1 4.2 किलो कैलोरी, और इसको हम लोग 1000 अपॉन में 4.2 कैलोरी भी लिख सकते हैं। ये तो डायरेक्ट पूछा गया था, और इसके अलग अलग फॉर्म्स भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? तो पहला है मंड और दूसरा है शर्करा, यानी मंड जिसको हम लोग स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। देखिए, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है जिसमें मंड ज्यादा होता है, एक होता है जिसमें शर्करा ज्यादा होती है। मंड यानी कि स्टार्च, तो मंड किसमें ज्यादा होता है? तो रोटी में, चावल, अनाज, केला, आलू और अरबी। और शर्करा किसमें होती है? तो गुड़, चीनी, खनिज और मुनक्का में शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद में देख लेते हैं कुछ शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट ही होती है। सबसे पहली आती है मोनोसैकेराइड शर्करा, जिसको हम लोग सरल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जैसे शहद, मीठे फल और अंगूर। उसके बाद में डाइसैकेराइड किस में होती है? तो सुक्रोज में, जैसे गन्ना व चुकंदर। फिर आती है फ्रक्टोज में, जैसे शहद और फले पकों में, पके हुए फलों में। फिर आती है माल्टोज जो अंकुरित अनाजों में होती है। फिर आती है लैक्टोज जो दूध में पाई जाती है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर के वजन में वृद्धि होती है और कमी से वजन में अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर में बहुत ज्यादा है तो वजन बढ़ जाता है, और कमी होती है तो वजन हमारा घट जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं, जो भविष्य में हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। उसके बाद में ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। का एक अणु 38 एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है, और एक एटीपी में कितने जूल एनर्जी होती है? तो वो होती है 34। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस प्रकार से ग्लूकोज का एक मोल कितनी एनर्जी देता है? तो 38, यानी 38 एटीपी ये, और 34 ये, 38 मल्टीप्लाई 34 कितना हो जाएगा? 1292 किलो जूल ऊर्जा पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद में हम लोगों को मिल जाती है। फिर आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ग्लूकोज ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी हमारे शरीर का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के द्वारा ही हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है। एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 400 से 500 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं स्टार्च का परीक्षण, यानी मंड का परीक्षण। अब मंड का परीक्षण का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी हम फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि उस फूड प्रोडक्ट के अंदर स्टार्च है या नहीं है? तो उसके लिए हम परीक्षण करेंगे। ये जो परीक्षण है वो भी एग्जैक्ट आप लोगों की 6th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। देखिए, मंड का परीक्षण कैसे करते हैं। परीक्षण के लिए क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ या फिर जो भी खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री होंगी उसको तनो आयोडीन विलेन में की 2-3 बूंदे डालेंगे, यानी एक परख नली लेंगे, उसके अंदर खाद्य पदार्थ और उसके ऊपर तनो आयोडीन विलेन की 2 या 3 बूंदे डाल देंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या फिर काला होता है, नीला या काला रंग, तो मतलब उसमें मंड उपस्थित है। अगर नीला या काला हो रहा है, खाद्य पदार्थ लिया, उसके अंदर 2 या 3 बूंदे तनु आयोडीन की डाली, अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो गया तो मतलब कि उसके अंदर स्टार्च है, अदरवाइज उसके अंदर स्टार्च नहीं है, कोई और प्रोडक्ट है। उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देख लीजिए आप, हम लोग इसके ड्राइंग देख लेते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत होते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत पादप स्रोत, ये तो हो जाते हैं पादपों से, और ये हो जाते हैं जंतुओं से प्राप्त। जैसे पादपों में मटर हो गया, चना हो गया, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, जिसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है, यानी जितने भी प्रकार की फलीदार दालें होती है या दालें होती है उनमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। और जो ये सब पादप पादप है, तो पादप स्रोत हो गए। फिर आता है जंतु स्रोत, जैसे कि मछली हो गया, मांस हो गया, दूध जो हम लोगों को गाय से मिलता है तो जंतु स्रोत है, अंडे जो मुर्गी से मिल रहे हैं। फिर आता है पनीर जो दूध से बन रहा है, तो ये सारे के सारे जंतु उत्पाद होते हैं।
अब देख लेते हैं और कि प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जिसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोगों से बनती है, यानी अलग अलग प्रकार के 20 अमीनो अम्ल आपस में मिल जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन शब्द सबसे पहले बर्जीलियस द्वारा दिया गया। जीव द्रव्य में जल के अलावा शेष भाग प्रोटीन ही होता है, यानी हमारा जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर एक तो वाटर होता है, वाटर के अलावा प्रोटीन होता है। प्रोटीन शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं व कोशिका के विकास में सहायक होता है। फिर देख लेते हैं हम लोग नोट पॉइंट। प्रोटीन को शरीर के निर्माण की इकाई भी कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास या स्वस्थ रहने के लिए होती है, इसीलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी बोलते हैं। मानव शरीर के अंदर लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। अब देख लेते हैं मानव में होने वाले प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहला आता है क्वाशियर रोग। ये जो रोग है ना, क्वाशियर रोग और मैरस्मस रोग, ये दोनों रोगों के बारे में जो है वो आप लोगों के एनसीईआरटी के 6th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन पहले जो आप लोगों के आरबीएससी की बुक आती थी उसमें 10th क्लास की बुक में इन दोनों की डिटेल दी हुई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 6th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में मैक्सिमम चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो आरबीएससी की बुक में से भी मैंने इंक्लूड इस बार करी है, क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है। तो ये जो दोनों रोग लिए हैं मैंने, वो आरबीएससी की 10th क्लास की बुक से लिए गए हैं। अब क्या होता है क्वाशियर रोग? 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो यह रोग तब होता है जब माँ अपने बच्चे को एक तो स्तनपान कराना बंद कर ले, यानी फीडिंग कराना बंद कर ले। तब क्या होगा, बच्चे का पेट फूल जाएगा, भूख कम लगेगी और स्वभाव भी क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बच्चा। दूसरा आता है मैरस्मस। यह भी प्रोटीन की कमी से होता है। शरीर सूख जाता है, यानी पतला हो जाता है, और आंखें जो होती है वो अंदर की ओर चली जाती है। अब देख लेते हैं नोट पॉइंट। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय व छोटी आंत में, जहां पर अम्ल व एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में बदलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वसा, फैट। वसा शरीर को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। वसा के अणु ग्लूसरॉल व ग्लीसरॉल व वसा अम्ल के सहयोग से बनते हैं। अब देख लेते हैं वसा के कुछ स्रोत। वसा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो मांस, मछली, अंडे, यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो रही है। फैट, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बनी हुई होती है। यह जल में पूर्णतया अघुलनशील होती है। जैसे कि हम लोग देख लेते तेल है, तो तेल में सर्वाधिक क्या होता है? फैट होता है। और फैट जैसे तेल है तो तेल को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या होगा? तो नहीं होगा ना मिक्स, तो वो अघुलनशील हो गया। अब नोट पॉइंट। क्षार द्वारा वसा का पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन होता है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। वसा कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाई जाती है और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त हो रही थी हम लोगों को, और वसा से कितनी प्राप्त हो रही है? तो वसा से प्राप्त होती है 9.3। ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। और वसा का निर्माण कहाँ होता है मानव शरीर में? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब हम लोग देख लेते हैं वसा के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ फैट। वसा क्या करती है? विटामिन डी व स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायता करती है। फूड को इंटरेस्टिंग बनाती है, रुचिकर बनाती है। वसा मुख्य अंगों को बाह्य आघातों से सुरक्षा भी करती है। वसा की अधिकता से शरीर में हृदय संबंधी रोग व रोकथाम जो है वो रक्तचाप बढ़ता है। उसके बाद में देख लेते हैं एक और नोट पॉइंट। ऊंट के कुबड़ में सर्वाधिक मात्रा में वसा होती है, इसी कारण वह अधिक दिनों तक भूखा रह सकता है। ये पॉइंट भी आप लोगों के आरबीएससी की 6th क्लास के एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, यानी कि जो एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक है उसके अंदर ये पॉइंट नहीं है, लेकिन जो आरबीएससी की बुक है उसके अंदर ये पॉइंट दिया गया है कि जो ऊंट है उसके कुबड़ में क्या संचित रहता है? तो उसकी कुबड़ में जो है वो वसा संचित रहती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब हम लोग आगे देख लेते हैं वाइटामिन को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो विटामिन ए के कुछ स्रोत जैसे कि आम हो गया, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गई। विटामिन बी किस किस में होता है? तो यकृत में, यानी जो मछली का जो लीवर होता है, यानी कुल मिला के मछली में। फिर गेहूं हो गया, चावल हो गया। तीसरा और देख लेते हैं विटामिन सी, जो खट्टी चीजें है जैसे संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, मिर्ची, अमरूद, ये सारी चीजें। अब आगे देख लेते हैं विटामिन क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सी फंक के द्वारा। विटामिन रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों व दांतों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसकी अल्प मात्रा हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी का निर्माण मानव शरीर में होता है, अन्य विटामिनों को भोजन के माध्यम से लेता है, यानी कि
एक विटामिन डी ही होता है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। उसके अलावा जो विटामिन है, अब है ना क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो विटामिन डी जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों को भोजन के माध्यम से लेने होते हैं। फिर देख लेते हैं विटामिनों के प्रकार। देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वसा में घुलनशील, दूसरा होता है जल में। तो वसा में घुलनशील ए, बी, ई और ए, डी, ई और के, और जल में घुलनशील बी और सी। कई बार बोला जाता है कि जो विटामिन युक्त जो जैसे दालें वगैरह होती है या ऐसे कोई खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको धोकर कभी भी हम लोगों को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जल में घुलनशील होते हैं और धोने से कोई भी चीज धो दी, मान लीजिए हम लोगों ने वॉश कर दिए, जैसे हम लोगों ने फ्रूट वॉश कर दिए, तो क्या होगा, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है तो विटामिन जो होते हैं उसमें से निकल जाते हैं, फिर बाकी के विटामिन पीछे बचते हैं। नोट है, अभी तक केवल 15 विटामिन की खोज हुई है जिसमें से 6 मुख्य है, ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन एच बायोटीन न तो जल में घुलनशील है, न ही वसा में। अब देख लेते हैं विटामिन के कार्य। क्या करता है, पाचन क्रिया सुचारू करता है, शरीर की नियमित वृद्धि करता है, भूख सामान्य रखता है और शरीर को स्वस्थ व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में नोट पॉइंट, विटामिन को अक्षर नाम, अक्षर यानी कि ए बी सी, यानी विटामिन को हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ऐसे ही क्यों बोलते हैं, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई व के रूप में रखने का विचार जो था ये ड्रमंड के द्वारा दिया गया था। और मानव शरीर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। अब देख लेते हैं कुछ विटामिन, फिर उनके रासायनिक नाम और फिर उनकी कमी से होने वाले रोग। सबसे पहला आता है विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिससे कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से रतौंधी रोग, किरेटोमलेशिया रोग और जोरोपथेलियम रोग। फिर आता है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, जिससे स्कर्वी रोग होता है। फिर आता है विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और इससे रिकेट्स रोग, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो सकता है। विटामिन ई से टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है, इससे बांझपन व नपुंसकता। ये इंपॉर्टेंट है, सारे विटामिन के जो रोग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विटामिन के, फिनोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये जो चीज है ना विटामिन के वाली, ये आरबीएससी की 10th क्लास की बुक, आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है विटामिन के बारे में। उसके बाद में देख लेते हैं विटामिन बी 1। तो क्योंकि विटामिन बी के बारे में भी हम लोगों ने को देखना है, विटामिन बी 1 जिसका रासायनिक नाम थियामिन, बेरी रोग। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, किलोसिसॉक, ग्लोसाइटिस। विटामिन बी 3 नियासिन रोग, नियासिन इसका वैज्ञानिक नाम है यानी रासायनिक नाम है, और पेलाग्रा चर्म रोग। और विटामिन बी 3 की अगर हम लोगों को जो है वो कमी पूर्ति करनी है तो हम लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा यीस्ट और गेहूं का उपयोग करना होगा भोजन के रूप में। फिर आता है विटामिन सी, विटामिन बी 7 जिसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है। और ये जो बायोटीन विटामिन होता है ये न तो जल में घुलनशील होता है और ना ही जो है वो वसा में। तो इससे चर्म रोग और बालों का झड़ना आदि रोग हो सकते हैं, और इसका मुख्य स्रोत यानी हमारे शरीर में अगर विटामिन बी 7 की कमी है तो अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। फिर आता है विटामिन बी 5, पेंटोथिनिक अम्ल, बर्निंग फुट सिंड्रोम, इससे रोग हो सकता है जिसका स्रोत भी क्या है, चॉकलेट है। आगे देख लेते हैं विटामिन बी 6, पायरिडॉक्सिन, जिससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया, पेशियो एंठन, और स्रोत है चॉकलेट। फिर आता है विटामिन बी 9, फॉलिक अम्ल, एनीमिया रोग, चॉकलेट। फॉलिक अम्ल जो रक्त से रिलेटेड है, जिनके शरीर में रक्त की कमी है मतलब उसको विटामिन बी 9 की भी कमी है। फिर आता है विटामिन बी 12, राइनोकोबालामिन, पर्नीसियस एनीमिया रोग, और इसका जो सोर्स है वो चॉकलेट और जीवाणु, जीवाणु यानी जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो। अब देख लेते हैं, भोजन को पकाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है भोजन को पकाने पर। फिर देख लेते हैं हम लोग खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट। खनिज क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व है जो लवण रूप में पाए जाते हैं। खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ कुछ खनिज हम लोग देख लेते हैं, जैसे आयोडीन के कुछ स्रोत है, जैसे अदरक हो गई, पालक हो गई। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फास्फोरस, जैसे दूध हो गया, केला हो गया, बनाना। फिर देख लेते हैं खनिज लगती है कैल्शियम, कैल्शियम आप दूध और अंडे से। लोहा है तो लोहा एप्पल से, एप्पल हो गए यहाँ पर। और ये मांस हो गया, उसके अलावा यहाँ पर ये जो है वो पालक है, और भी कुछ जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो सारे।
नोट पॉइंट देख लेते हैं साल्ट से रिलेटेड। कुछ मुख्य उपयोगी खनिज जैसे कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, आयोडीन, फास्फोरस आदि ये सारे हैं। अब इनका काम क्या है, ये करते क्या है? शरीर नियंत्रण का काम करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, विभिन्न हार्मोन व जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायता करते हैं। कुछ उत्तक, रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की रचना में भाग लेते हैं। हृदय स्पंदन व पेशी संकुचन आदि में भी सहायक होते हैं। फिर देख लेते हैं खनिज। खनिज कौन सा है, फिर उसके कार्य, फिर कमी से होने वाला रोग और फिर उसका आहार स्रोत, यानी कि उस हम लोगों को अगर उस खनिज की कमी हो जाती है तो हम लोगों को कौन सा चीज लेनी चाहिए। सबसे पहला आता है कैल्शियम और फास्फोरस। इसका काम क्या है, हड्डियों व दांतों का बनना तंत्रिकाओं के लिए आवश्यक होता है। कमी से रोग तो रिकेट्स, टिटेनी, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, टिटेनी, ऑस्टियोमलेशिया। फिर हम लोग देख लेते हैं आहार स्रोत, तो दूध के उत्पाद, मछली, हरी सब्जियां आदि। सेकंड नंबर पर कौन सा खनिज है, तो सेकंड नंबर पर आता है लोहा, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से अरक्तता व शिथिलता आ जाती है, जैसे लीवर, हरी सब्जियां आदि खाने से लोहे की पूर्ति हो जाती है। दूसरा आता है आयोडीन, जिसकी कमी से मतलब ये क्या काम करता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का उपापचय नियंत्रण करता है। इसकी कमी से गॉइटर या घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक और समुद्र युक्त जो चीजें होती है, समुद्री आहार। फिर देख लेते हैं हम लोग सोडियम व पोटेशियम। शरीर में पानी की सामान्य मात्रा, उसके अलावा तंत्रिका आवेगों में संचरण में सहायक होता है, जैसे उक्त रक्तचाप हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, सूजन हो गई, पेशी संकुचन, परासरण दाब में गड़बड़ी आदि, यानी कि जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है उन सब, वो सब जो है वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से ही होता है। सोर्स क्या है, तो सामान्य नमक हो गया, मांस, मुर्गा, मछली, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लो। कुल मिला के इनका यही कहना है कि बैलेंस डाइट लो और अपने शरीर को मजबूत बनाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल। मानव शरीर में 70% जल होता है। जल हमारे शरीर में विलायक के रूप में काम करता है। जल शरीर में तापमान यानी पसीना, तापमान को नियंत्रण करता है। तापमान नियंत्रण का क्या मतलब है, पसीना व वाष्पन द्वारा होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया में सहायता करता है। जल शरीर में हानिकारक पदार्थों को निकालने में भी सहायता करता है, जैसे यूरिन वगैरह का जो स्त्राव होता है, पसीने का स्त्राव होता है। मानव में प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और तरबूज में लगभग 95% तक जल होता है। फिर देख लेते हैं खाद्य रेशी यानी कि रफेज। रफेज जिसको रुक्षांश भी बोलते हैं, हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी भोजन का, अपने भोजन में इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। और रफेज बिना पचे भोजन को, यानी ये क्या करते हैं, खाद्य रेशे जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो बड़ी आंत होती है जिसके अंदर छोटे छोटे रसांकुर होते हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं, उसका आयतन बढ़ा देते हैं, जो हमारे पाचन में सहायता करते हैं। उसके अलावा रफेज क्या करते हैं, तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं और रफेज भोजन के पाचन में सहायक है। रफेज के कारण ही भोजन आंतों में चिपकता नहीं है। रफेज क्या करता है, तो मल त्याग को सुगम बनाता है, रक्त शर्करा व कोलेस्ट्रॉल के अनुकूलन स्तर को बनाए रखता है। ऐसा भोजन जिसमें सेल्यूलोज होता है, जो सेल्यूलोज युक्त भोजन होता है, यानी कि जिसमें रेशेदार पदार्थ होते हैं, उसको रुक्षांश या फिर रफेज बोलते हैं। अब सेल्यूलोज किस किस में होता है, तो छिलके वाले अनाज, गाजर, फल, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी, पत्ता गोभी आदि, ये सारे के सारे सेल्यूलोज युक्त पदार्थ है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, जो भविष्य में हमको एनर्जी देने का काम करता है। आगे देख लेते हैं सेलुलोज क्या करता है, तो सेलुलोज फल, सब्जियों व अनाजों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेलुलोज मानव शरीर द्वारा न पचाया जाने वाला रेशेदार पदार्थ है, यानी सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता है, तो सेलुलोज का पाचन जो है वो जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो हमारे शरीर में यानी जो होता है सेलुलोज मानव शरीर के द्वारा नहीं पचाया जाता है, जो रुक्षांश की भांति काम करता है, यानी पचता नहीं है लेकिन पचाने का काम करता है। सेलुलोज मल को स्थूलता प्रदान करता है और सेलुलोज मल त्याग को सुगम बनाता है। एक सामान्य व्यक्ति में दिन में लगभग 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ग्लूकोज ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। फिर आगे देख लेते हैं, असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन का संकलन कर उसे संतृप्त किया जाता है, यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। यह जो चीज है ना वो आरबीएससी की बुक में दी हुई है, 10th क्लास की बुक में। अब देख लेते हैं रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है, 70%, सोयाबीन 43%, मुर्गे के मांस में 24%, मूंगफली व दाल में 20%, अंडे में 11 से 25%। अब ये सारणी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कई बार आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं
कि सर्वाधिक हम लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, यानी तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन से फूड का जो है वो हम लोग फीड करें, कौन से फूड को फीड करें कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त हो। फिर ये नाम दे देंगे, तो अब पता होना चाहिए इसका परसेंटेज कि भाई किसमें प्रोटीन ज़्यादा है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनेगा। फिर देख लेते हैं कोबाल्ट, यानी जिसको CO बोलते हैं। विटामिन B12 के निर्माण में व RBC निर्माण और संश्लेषण में उपयोगी होता है। फ्लोरीन क्या करता है, इनेमल व दंतशय को नियंत्रित करता है। फ्लोरीन की अधिकता से क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। गर्भवती महिलाओं में प्राय कैल्शियम व आयरन की कमी होती है। पानी जो पीने का पानी होती है उसमें आर्सेनिक नामक विष के कारण कैराटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। फिर आता है दाल, फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। अब देख लेते हैं प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ी सी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेंगे, उसमें 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का विलेन डालेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलेन डालेंगे। अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो मतलब प्रोटीन है, और खाद्य पदार्थ का रंग अगर बैंगनी नहीं होता है तो मतलब उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लेंगे, उसके अंदर 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदे कास्टिक सोडा की। अगर उसका रंग बैंगनी हो जाए तो मतलब प्रोटीन है, बैंगनी नहीं हो तो मतलब प्रोटीन नहीं है। इसका परीक्षण हम लोग बेसन पर भी कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं हम लोग संतुलित आहार या बैलेंस डाइट क्या होता है। वह आहार जो शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव के कारण क्या होता है, अभावजन्य रोग, और पोषक तत्वों की पूर्ति करके हम लोग अभावजन्य रोगों से रोकथाम कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं एक और सारणी जो आप लोगों के NCERT की 6th क्लास की बुक में एज इट इज दी हुई है, कंप्लीट सारणी हम लोग देखने वाले हैं। विटामिन व खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, जैसे विटामिन A की वजह से क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी रतौंधी रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, कमजोर दृष्टि, अंधेरा जब हो जाता है ना, रात में नहीं दिखता है, और कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, कभी कभी थोड़ा दिखता है, पूरे दिन तो दिखेगा लेकिन रात में नहीं दिखेगा। चाहे लाइट वगैरह कुछ भी चालू करो नहीं दिखेगा रात में। फिर आता है विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग क्या होता है, इसकी वजह से दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी। फिर आता है विटामिन C जो जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, इसकी वजह से मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में भी ज़्यादा समय लगता है। विटामिन D की वजह से रिकेट्स रोग होता है, जिसके कारण अस्थियाँ मुलायम हो जाती है, वो मुड़ जाती है। कैल्शियम कैल्शियम जो है वो अस्थियाँ व दंतशय यानी कि हमारे दाँतों को और हड्डियों को कमज़ोर करता है, जिसके कारण हमारी जो अस्थियाँ और दाँत होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। फिर आता है आयोडीन, जैसे घोंघा और गाइटर रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, बच्चे की कोई भी मनुष्य है तो गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। फिर आता है लोहा, तो लोहे की कमी से अरक्तता रोग होता है, जिसके कारण मनुष्य में कमजोरी आती है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा जो भी था, थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, आधा घंटा तक लग गया, लेकिन कंप्लीट हम लोगों ने टॉपिक जो है वो इसको डिस्कस कर लिया है। और इसकी PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।